बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अदालत से और कानूनी निज़ाम से जुड़े जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है वो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, और इस सिलसिले में हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर हमारी जो गुफ्तगू है पिछले 3 प्रोग्राम जो हैं उसके ऊपर हमने किए। आज का की ये गुफ्तगू जो है ये फ़ाइनल है, आखिरी है, और इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या मुआवन या मुतबादल अदालती निज़ाम जो है ये आज अख्ताम पज़ीर होगा। तो आखिरी जो इसका फ़ेज़ है उसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसका जो दायरा है वो सिर्फ दीवानी मुकदमा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका इतलाक़ जो है वो फ़ौजदारी मुकदमात पर भी होता है। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017 जो इस्लामाबाद के अंदर लागू है, उसकी जो चैप्टर 2 है और सेक्शन 14 जो है वो इससे डील करती है। और उसमें ये बताया गया है कि वो मुकदमा, वो ऑफेंसेस या वो जराइम जो काबिल राज़ीनामा हैं, और कौन से जराइम काबिल राज़ीनामा हैं, जो सेक्शन 345 CRPC में जो है वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। मसलन लड़ाई झगड़े से मुतालिक जो मुकदमात होते हैं, बॉडीज़ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो हर्ट के केसेस होते हैं, और इसके अलावा 302 यानी वो मुकदमात जिसको मर्डर केसेस कहते हैं वो, और इसके अलावा और भी एक जो एक लिस्ट है वो दी गई है सेक्शन 345 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और इस एक्ट में ये बताया गया है कि सिर्फ वही मुकदमा जो हैं वो काबिल राज़ीनामा जो मुकदमात हैं वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़ुमरे में आएंगे। और उसके लिए भी वही तरीका है कि अदालत जो है वो किसी मुकदमे की समाअत के दौरान अगर महसूस करे कि ये मुकदमा जो महसूस करे, और फिर ये कि पार्टीज़ की कंसेंट जो है वो उसमें शामिल हो, तो ये सवाबदीद है अदालत की कि वो किसी भी ऐसे मुकदमे को अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए पैनल ऑफ न्यूट्रल्स को भेज सकती है। और अगर पैनल ऑफ न्यूट्रल्स नहीं है तो फिर किसी भी शख्स को जो है वो अपॉइंट करके ये जो डिस्प्यूट का ये जो है जो तनाज़ा है उसको उसके हल के लिए उसको रेफ़र कर सकती है, और उसके लिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा जो सिविल केसेस में होता है। आखिर पे जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा या जो कंक्लूजन होगा या जो उसका सेटलमेंट होगा उस पर पार्टीज़ के दस्तखत होंगे, और जो न्यूट्रल अपॉइंट होगा वो दस्तखत करके वो रिपोर्ट जो है अपनी अदालत में जमा करवाएगा, और अदालत जो है उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसला सुनाएगी। इसके अलावा चैप्टर जो है इसका चैप्टर 2 था जो आपने अभी पढ़ा आपके सामने, और जो चैप्टर 3 है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट का, वो डील करता है डिस्प्यूट्स के जो मिसलिनियस जो एस्पेक्ट्स हैं इस सारी प्रोसीडिंग्स के। मसलन सेक्शन 15 जो है वो कॉस्ट एंड फ़ीस के मुतालिक कहता है, द कॉस्ट एंड फीस ऑफ ADR process shall be borne by the parties in such proposition as may be mutually agreed upon by them, following which it shall be determined by the court, failing which it shall be determined by the court। यानी जो इसकी कॉस्ट्स हैं वो भी पार्टी जो हैं वो अपनी कंसेंट के साथ जो है वो डिटरमिन करेंगी कि इसके ऊपर जो फ़ी होती है या जो रिम्यूनरेशंस होते हैं जो न्यूट्रल्स के, वो कौन पे करेगा और उसकी क्या जो है वो अमाउंट होगी। इसके अलावा सेक्शन 16 जो है वो डील करता है यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन इवेल्युएटर। द कोर्ट और द न्यूट्रल और ADR सेंटर में यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एन इवेल्युएटर जो ऐसे मुकदमात जिनमें के महसूस किया जाए या जिनके अंदर ज़रूरत होती है इस बात की कि किसी चीज़ को इवेलुएट किया जाए, तो इवेलुएटर्स का जो तकर्रुर है वो भी किया जा सकता है।
और उसके बाद पीनल कॉस्ट्स हैं, एनी पर्सन हु विलफुली वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विद विच he is required to comply shall be liable to penal cost which may extend to 100,000 rupees। और आखिरी जो सेक्शन है इसका, आखिरी है बल्कि 18 है, इसके बाद एक और है, अब 20 है सेक्शन है। जो सेक्शन 18 है वो ये कहता है कि नो अपील और रिवीजन शैल लाई फ्रॉम द डिग्री और एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके नतीजे में जो डिग्री पास करेगी अदालत, उसके खिलाफ कोई अपील और जो है वो रिवीजन जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। इसके अलावा सेक्शन 19 है, ये सेविंग क्लॉज है। ये कहती है सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोसीडिंग्स बिफोर द न्यूट्रल शैल बी प्रिविलेज्ड एंड शैल नॉट बी एडमिसिबल इन एविडेंस बिफोर एनी कोर्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड द न्यूट्रल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एज। तो ये जो इसकी जो कार्रवाई है उसे बतौर शहादत किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस पार्टीज इससे एग्री करें, और न ही जो है वो किसी भी ऐसे शख्स को जिसने का तस्फिया करवाया हो, न्यूट्रल जो है, ये शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, वो उसको अदालत के सामने वो पेश होना एज विटनेस जो है, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर एज विटनेस बिफोर द कोर्ट। इसके अलावा ये कहा गया प्रोवाइडेड, इसमें एक प्रोवाइजो है दैट द फाइनल सेटलमेंट अवार्ड और एग्रीमेंट बिटवीन द, जो एग्रीमेंट सेटलमेंट होता है या फाइनल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज़, उसको जो है वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में नॉर्मल कोर्ट की कोर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर। और इसके अलावा सेक्शन 20 जो है वो डील करता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन लॉज, ओथ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट का इतलाक इन प्रोसीडिंग्स पे होगा। और इसके अलावा सेक्शन 21 ओवर राइडिंग इफेक्ट को डील करता है। वो कहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 20 द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव द इफेक्ट ओवर राइडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। और इसकी जो सेक्शन 23 है वो प्रोवाइड करती है कि अगर कोई केस जो है वो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज अप्लाई टू द मेरिट्स पेंडिंग इन द अपील और रिवीजन, मैटर्स पेंडिंग इन अपील और रिवीजन और अपील के अंदर भी जो है ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और फिर इसके अलावा सेक्शन 25 जो है वो प्रोवाइड करता है कि इस कानून के तहत जो है वो रूल्स भी बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 26 जो है वो रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को डील करता है। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट में make such order not inconsistent with the provisions of this act as may be necessary to remove the difficulty। और आखिरी जो है वो है सेक्शन 27 जो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20 of section 89A of the Code Civil Procedure Code to the extent area or the areas to which act is extended। जहाँ पे ये एक्ट जो है वो लागू होगा या जो एक्ट जो है वो प्रोमलगेट होगा जिस इलाके में, उसमें सेक्शन 20 जो है और सेक्शन 89A जो है ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड वो जो है वो लागू नहीं होगी। तो ये थे वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से जो अब तक हमने आपके साथ डिस्कस किए, और इसका जो रेलिवेंट लॉ है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ है और जो एप्लीकेबल है उसको भी हमने आपके सामने डिस्कस किया। तो हम ये जो मकसद है वो ये है कि बिलाशुबा तनकीद करनी चाहिए, निशानदेही भी करनी चाहिए जो हमारे अदालत और अदालती निज़ाम से मुतल्लिक़ जो भी जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पे जो आम आदमी को जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस निज़ाम के अंदर जो जो रुकावटें हैं और इस निज़ाम के अंदर जो जो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी कि उनको रिव्यू किया जाए,
या उन पर नज़रसानी की जाए या उन्हें रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो इसी सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत मौसर और एक इंतहाई काबिल अमल निज़ाम है, जिसे अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए हमारे अदालती निज़ाम में, तो न सिर्फ अदालतों के अंदर बोझ कम हो सकता है, बल्कि लोगों को इंसाफ की जल्द से जल्द फराहमी भी मुमकिन हो सकती है। इस दरख्वास्त के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।